हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो श्रृंखला जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब के बारे में। बहुत ही लोकप्रिय किताब है जिसका नाम है करंट अफेयर पॉइंटर का वार्षिक संकलन, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम लगा हुआ है एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2, इन सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके इस किताब का वार्षिक संकलन तैयार किया गया है। और याद रखिएगा, इस किताब के सारे वीडियो, सारे लेक्चर श्रृंखला जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, खेल, उत्तर प्रदेश और सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। लेकिन ये सारे हमारे जो श्रृंखलाएं होंगी ये पीपीटी के माध्यम से रिप्रेजेंट की जाएंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें अन्य वीडियो जो आपके कई सारे वीडियो चैनल के माध्यम से यहाँ पर इसको पीडीएफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो उतनी अच्छी तरह से विजिबल नहीं होती है। इसीलिए हमने अपने इस श्रृंखला को पीपीटी के माध्यम से रखा है ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें। आपका जो समझने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर पीपीटी में ज़्यादा आसानी से आप इसको देख सकते हैं, इसलिए ये सारा फॉर्मेट हमारा पीपीटी के माध्यम से चलेगा। और आपकी जो ये बुक है ये आपके मार्केट में भी आज से अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग इस बुक को पसंद करेंगे। और जिन लोगों को भी इस बुक को ऑनलाइन फॉर्मेट में खरीदना है तो वो लोग हमारे ऐप के माध्यम से भी इसका जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मेट को देखते हुए आज से हमारा हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आपका विधिक परिदृश्य के बारे में। लेकिन इसके पहले आपका राष्ट्रीय परिदृश्य के घटनाक्रम के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने उससे संबंधित वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है विधिक परिदृश्य। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। हमारा क्या है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अधिनियम और विधिक यानी विधेयकों के बारे में। जो भी विधेयक और अधिनियम पास किए गए हैं हमारे देश में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु संशोधन किया गया है। और ये बढ़ावा देने के लिए संशोधन किसके द्वारा किया गया है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संशोधन किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में ये संशोधन किया गया। याद रखिएगा किसके लिए? तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा हमारा पॉइंट है, इस संशोधन से घरेलू उद्योग को कितनी लागत के अधिग्रहण हेतु इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी नहीं देनी होगी? तो कितनी लागत होनी चाहिए उसकी? लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की अगर लागत है तो उसे इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। ये आपके घरेलू उद्योग से संबंधित है। और यह जो है इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी जो छूट है ये किस मंत्रालय पर आधारित है? तो ये जो किस मंत्रालय की सिफारिशों पर है? तो ये है वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर। इस समय वित्त मंत्रालय कौन संभाल रहा है? तो हमारे यहाँ के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी इस समय वित्त मंत्री हैं हमारे देश की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 18 अप्रैल 2022 को, कब? 18 अप्रैल 2022 को अधिनियम दंड प्रक्रिया अधिनियम जो आपका है, जिसको हम कहते हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, कौन सा? द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, शिनाख्त जो आपका एक्ट है, ये किस अधिनियम का स्थान लेगी? कौन से एक्ट का स्थान लेगी? तो ये जो है बंदी की शिनाख्त अधिनियम 1920, बंदी की शिनाख्त अधिनियम यानी एक प्रकार से बंदी की पहचान करने का ये अधिनियम पास किया गया है, जिसमें 1920 में संशोधन किया गया है। इस प्रक्रिया में दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम ये आपका लागू किया गया है एक्ट 2022 का। ठीक है, किसके स्थान पर? तो 1920 के बंदी की शिनाख्त अधिनियम के स्थान पर। और इसमें अपराधी या व्यक्ति के आंकड़ों को बनाए रखने के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन सी होगी? तो नेशनल अपराध यानी आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी केंद्रीय एजेंसी होगी। और एनसीआरबी आंकड़ों को किसके साथ साझा करेगी? तो ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ में अपने सारे रिपोर्टों को साझा करेगी इस रिपोर्ट से। नेक्स्ट हमारा है, एकत्रित आंकड़ों को कब तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनको रखा जाएगा 75 वर्षों तक जो भी रिपोर्ट प्राप्त करेगी एनसीआरबी के द्वारा। 18 अप्रैल 2022 को अधिनियमित संविधान अनुसूचित जनजाति,
आदेश संशोधन अधिनियम 2022 संशोधन करता है, किसमें? तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में। इसके बारे में सारी चीज़ों को डिटेल के साथ हम लोगों ने अपने दृष्टि करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस भी किया है इस पूरे अधिनियम के बारे में, विविध के टॉपिक में, ठीक है, विधिक के टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा है अधिनियम इस 2022 के अनुसार वर्ष 1950 के आदेश की अनुसूची के किस भाग में संशोधन किया गया है? तो भाग ये आपके 15वें में संशोधन किया गया है, और यह भाग किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है? तो इसके बारे में उल्लेख करता है, तो त्रिपुरा के बारे में निर्देशित करता है ये भाग आपका, कौन सा? 15वां भाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संशोधित अधिनियम के तहत त्रिपुरा में, कहाँ पर? त्रिपुरा में एक सूची में कुकी जनजाति की उपजाति यानी सब ट्राइब के रूप में किस समुदाय को शामिल किया गया है? तो कौन से समुदाय को शामिल किया गया? तो उसका नाम है डारलोंग समुदाय। कौन सा? डारलोंग समुदाय को शामिल किया गया है, जो कुकी जनजाति की उप जनजाति है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कौन सी? कुकी जनजाति की उप जनजाति है। और 8 अप्रैल 2022 को अधिनियमित संविधान आपका जो संशोधन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित, उसके बारे में ये किस में संशोधन करता है? तो ये भी आपका 1950 के उसी संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 यानी SC आदेश में, और अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 यानी ST आदेश में संशोधन करता है। ये दोनों आपके याद रखिएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति वाला जो है अनुसूचित जाति 1950 में संशोधन करता है, अनुसूचित जनजाति वाला जो है अनुसूचित जनजाति 1950 के आदेश में संशोधन करता है। नेक्स्ट हमारा है, संशोधन के माध्यम से झारखंड में भोक्ता समुदाय को किस सूची में शामिल किया गया है? इसमें सूची में शामिल किया गया है, तो इसमें भोक्ता समुदाय को SC से निकाल करके ST सूची में डाल दिया गया है। भोक्ता समुदाय को, ये याद रखिएगा, भोक्ता समुदाय संबंधित है कहाँ से? झारखंड से। ये चारों पॉइंट जो आपके सामने सर्कल किए गए, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पलट करके आ सकता है कि उनको SC से निकाल करके भोक्ता समुदाय को ST में शामिल कर दिया गया है, और जिस भोक्ता समुदाय का संबंध कहाँ से है? तो झारखंड से है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी संशोधन अधिनियम 2021 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये आपका NDPS अधिनियम 1985 में संशोधन करता है। और ये आपका संशोधित अधिनियम जो है ये कब से प्रभावी माना गया था? तो इसको माना गया था 2014 से। 1 मई 2014 से इसको प्रभावी माना गया था, जो आपका 1985 का NDPS था। और आपका देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन, रख रखाव करने हेतु किसे जो है अधिनियमित किया गया है? तो ये आपका बांध सुरक्षा अधिनियम है, या 2021 जो है ये आपका पास किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 किस लिए किया गया है? तो जो बांध हैं उनके परिचालन के लिए, उनकी निगरानी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस आपके जो आपका विधेयक है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को पास किया गया है। और इस अधिनियम के तहत किन राष्ट्रीय निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का दोनों के जो है गठन का प्रावधान इसके तहत किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन से हैं? बांध स्वामित्व की दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से शीर्ष देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पर अमेरिका, और तीसरे पर हमारा भारत है, जो हमें याद रखना है। भारत का स्थान कौन सा है बांध स्वामित्व के दृष्टिकोण से? तो तीसरे स्थान पर है। और केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन के अनुसार भारत में बड़े बांधों की संख्या टोटल कितनी है? तो लगभग 5400, यहाँ 5745 संख्या है। महाराष्ट्र में इनकी संख्या कितनी है? लगभग 2394। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में उसके बाद दूसरे नंबर पर 906। गुजरात में कितने हैं? तो 632 बांध हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट आपके, कि भारत में बड़े बांधों की संख्या लगभग 5745 है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, 29 दिसंबर 2021 को अधिनियमित निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम कौन सा? 2021।
ये किस अधिनियम में संशोधन करता है? अधिनियमित निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम, ये 2021 में जो भी संशोधन हुआ है, ये संशोधन किस में करता है? तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करता है आपका निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021। इसका उद्देश्य क्या है? तो आधार को वोटर आईडी से जोड़ना, आधार को वोटर आईडी से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अधिनियम 2021 के तहत 18 वर्ष की आयु पार कर चुके युवा को एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा? तो ये आपके दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपका अधिनियम अभी हाल ही में पास किया गया है, ये किसके लिए पास किया गया है? तो पहला पॉइंट तो ये है, आधार को जो है वोटर आईडी से जोड़ने के लिए, और दूसरा क्या है कि कितनी बार अपना नामांकन कर सकता है? तो 4 बार कर सकता है। पहले 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को, एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार अपना नामांकन कर सकता है जो 18 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं। 21 सितंबर 2021 से लागू पेटेंट संशोधन नियम, कौन सा? पेटेंट संशोधन नियम 2021, ये किस नियम में संशोधन करता है? तो ये पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करता है, जो अभी हाल ही में नया 2021 लागू किया गया, 2003 में वो संशोधन करता है। और इसमें नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों हेतु पेटेंट फीस में कितनी कटौती की गई है? तो पेटेंट फीस में 80% तक की कटौती की गई है। और ड्रोन नियम 2021, अभी हाल ही में, क्योंकि ड्रोन का पूरे विश्व में विस्तार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और ड्रोन नियम 2021 किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो नागर विमानन मंत्रालय, यानी एक प्रकार से उड्डयन मंत्रालय आप कह सकते हैं। ठीक है, ड्रोन नियम 2021 जो है ये प्रपत्रों एवं शुल्कों की संख्या को सीमित करता है, कितनी? क्रमशः 5 एवं 4 तक। ठीक है, यानी जो भी इसको ड्रोन नियम से संबंधित, इसके पहले काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, कई सारे कागजों का झमेला रहना पड़ता था, ये सारे झमेलों को अब समाप्त कर दिया गया है और इसकी जो नियमावली है उसको काफ़ी आसान बना दिया गया है। ठीक है, और ड्रोन नियम 2021 के तहत विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल जो सिंगल विंडो सिस्टम निर्मित किया गया वो कौन सा है? तो वो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। कौन सा? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, यानी इसके थ्रू जो है सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है एक ही रास्ते पर जाकर आप सारी चीज़ों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, यानी इसके सारे क्रियाकलापों को आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि एक किसी चीज़ के प्रस्ताव को पास कराना है तो आपको 10 जगह जाना पड़ता था, अलग अलग जगहों पर। लेकिन यही है सिंगल विंडो सिस्टम कि आप एक ही जगह पर सारी चीज़ों का प्रस्ताव पास करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रोन नियम 2021 में ड्रोन परिचालन हेतु क्षेत्रों को विभाजित किया गया, कितने भागों में? तो हरे भाग में, पीले और लाल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें इसके अनुसार किस वर्ग के ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप नैनो और माइक्रो ड्रोन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए किसी भी प्रकार के पायलट ड्रोन की आवश्यकता नहीं होती है नैनो और माइक्रो ड्रोन के प्रयोग में। और ड्रोन नियम 2021 के अनुसार ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों की आयात को किसके द्वारा नियमित किया जाता है? तो ये विदेशी व्यापार महानिदेशालय के द्वारा, किसके द्वारा? विदेशी व्यापार महानिदेशालय के द्वारा इसको निर्देशित किया जाता है। नैनो और माइक्रोड्रोन आप अगर समझे ना हो तो याद रखिएगा, नैनो और माइक्रोड्रोन एक प्रकार से ये कई जगहों पर कई जगह पर इसका जो प्रयोग है, नैनो और माइक्रो ड्रोन का प्रयोग एक प्रकार से निरीक्षण के लिए किया जाता है। और ये निरीक्षण के लिए प्रयोग जो किए जाने वाले ड्रोन है, इसके लिए किसी प्रकार के आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2021। ठीक है, और ये किस लिए है? तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति राज्यों को प्रदान करना। क्योंकि राज्यों की जो शक्ति है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। ठीक है, लेकिन इस 105वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से यहाँ पर फिर से राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि पिछड़ों वर्ग की पहचान राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो कर सकते हैं। ठीक है, और किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति समाप्त हुई थी? तो ये 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त किया गया था।
किस संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा, इसको जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को, वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102 संविधान संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अगला हमारा है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित की जाएगी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपको पता है कोई भी संविधान संशोधन अगर होता है या पेश किया जाता है, सबसे पहले वो लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर पास होने के बाद ही कोई विधेयक, आपका अधिनियम जो है वो पूरी तरह से पास माना जाता है। ठीक है, वो पहले राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा। इन दोनों जगहों से पास होने के बाद ही वो राष्ट्रपति के साथ उसका जो है एक प्रकार से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब जाकर वो पूरी तरह से हमारे संवैधानिक रूप में आ जाता है। याद रखिएगा, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो ये सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में स्थान लेता है। ये सारे जो आपके अधिनियम हैं, अगर इनके बारे में डिटेल से आपको जानना है तो दृष्टि की किताब जो आपकी लॉन्च हो चुकी है, दृष्टि का वीडियो भी आपका लॉन्च हो चुका है, विधिक परिदृश्य, उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा है अधिनियम 2021 में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा जो है उसको क्या कर दिया गया है? तो उसको समाप्त कर दिया गया है। बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की पूरी तरह से समाप्ति कर दी गई है। और ये निर्दिष्ट बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो उनमें नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है। ये सारे इसमें बीमा कंपनियां शामिल हैं। अगला हमारा है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। कौन सा? निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन अधिनियम 2021। ये किस अधिनियम में संशोधन करता है? कौन से अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम 1961 में 1961 में संशोधन करता है। और अगला हमारा है अधिनियम 2021 में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अधिकतम कितनी जमा राशि की निकासी की सुविधा प्राप्त होगी? तो अधिकतम 5 लाख रुपए की जमा जो आपकी है उसके निकासी की सुविधा प्राप्त होगी 90 दिन के अंदर। और 13 अगस्त 2021 को अधिनियमित कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021 ये किस में संशोधन करता है? तो ये संशोधन करता है आयकर अधिनियम 1961 में, वित्तीय अधिनियम 2012 में। इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करता है। एक आपका 2012 से संबंधित है, दूसरा आपका 1961 से संबंधित है। और अधिनियम 2021 लाने का उद्देश्य क्या है इसका? तो कर संबंधी निश्चितता को लाना, यानी एक प्रकार से जो कर संबंधी अनिश्चितताएं फैली हुई हैं उनको समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला हमारा है अधिकरण सुधार अधिनियम। कौन सा? अधिकरण सुधार अधिनियम 2021। ये विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने हेतु किस समिति के गठन का प्रावधान शामिल है इसमें? तो समिति का नाम है खोज सह चयन समिति। कौन सा? खोज सह चयन समिति, इसका प्रावधान किया गया इसके गठन का। और अधिनियम 2021 के द्वारा गठित खोज सह चयन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित किसी अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण की जाएगी। अधिनियम 2021 में इसमें अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? तो वो 4 वर्ष होगा या फिर अधिकतम 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो कार्यकाल होगा। पहला पूरा होने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 68 साल का है तो वो 70 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, चाहे उसकी जहाँ पर समय सीमा 4 वर्ष की भली रही हो, लेकिन 70 वर्ष उसकी अंतिम उम्र सीमा है। लेकिन 4 वर्ष का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 65 साल का है तो 4 वर्ष बाद यानी 69 ईयर का हो जाएगा, तब भी वो रिटायर हो जाएगा, भले वो 70 वर्ष का नहीं हुआ है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत निकटवर्ती क्षेत्रों में राज्य कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र शामिल हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन
आयोग के इस निकटवर्ती क्षेत्रों में। और आपको पता है दिल्ली वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से सबसे प्रदूषित राजधानी थी। ये पॉइंट याद रखिएगा पूरे विश्व की। नेक्स्ट हमारा है, अगला क्वेश्चन है अधिनियम 2021 में ये किसको भंग करता है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण को समाप्त करता है, भंग करता है। अगला हमारा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा दिए गए आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 5 वर्ष तक की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या फिर दोनों एक साथ किए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है इस आपके संशोधन के माध्यम से। और उक्त आयोग के आदेशों के उल्लंघन से किसे छूट प्रदान की गई है? तो इसमें केवल किसानों को इसके माध्यम से छूट प्रदान की गई है, यानी कृषक वर्ग को इसके माध्यम से छूट प्रदान किया गया है इस अधिनियम में। अगला हमारा है उक्त आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील कहाँ किया जा सकता है? तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में इसके लिए अपील की जा सकती है। और 12 अगस्त 2021 को अधिनियमित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 ये किसमें संशोधन करता है? तो ये संशोधन करता है भारतीय विमानपत्तन आर्थिकी विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में। ठीक है, 2008 में संशोधन करता है। और इसमें आपके भारतीय विमानपत्तन आर्थिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की? ये आपका ये जो की गई थी, तो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के माध्यम से ही इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। 11 अगस्त 2021 को अधिनियमित आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किन आधारों पर रक्षा सेवा से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, छटनी आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी किसी इमरजेंसी की कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी जो है एक प्रकार से हड़ताल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय आपको देश को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उस समय अगर आप हड़ताल पर होंगे तो लाखों लोगों के जान जा सकती है। और इसीलिए ये आपका जो कानून का प्रावधान है ये कोविड काल को देखते हुए लाया गया था, क्योंकि उस समय कई जगह पर डॉक्टरों ने हड़ताल किया था जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो भारत की प्रभुसत्ता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के हित में ये आपका संशोधन किया गया है। इसमें इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध की समय सीमा कितनी होगी? तो कम से कम 6 महीने होगी, लेकिन इसमें फिर से 6 महीने की वृद्धि भी की जा सकती है। अगर कोई हड़ताल करता है तो 6 महीने की उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। अधिनियम 2021 के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ दिया जा सकता है। लेकिन इसके तहत अगर अपराध किए गए हैं, संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इस अधिनियम में ये कौन से अधिनियम में संशोधन करता है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में। किसमें? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करता है, जिसके तहत अगर आप हड़ताल करते हैं तो वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होंगे, जिसके लिए आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी, 1 वर्ष की कैद भी हो सकती है, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। और 7 अगस्त 2021 को अधिनियमित फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 किस समिति की सिफारिश पर आधारित की गई है? तो इसे यूके सिन्हा समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूके सिन्हा समिति की सिफारिश पर इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अधिनियम 2021 संशोधन किस में करता है? तो फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करता है। अगला हमारा है अधिनियम 2011 के तहत किस कंपनी को व्यवसाय करने हेतु किसके साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, किसके साथ में? आरबीआई के साथ में पंजीकृत होने की आवश्यकता है यहाँ पर इस अधिनियम के आधार पर। और इसमें वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय से आय की 50% सीमा जो थी उसको क्या कर दिया गया है? इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। यानी जो वित्तीय सीमा है 50% की, उसको समाप्त करने की घोषणा इस संशोधन के माध्यम से की गई है। 11 अगस्त 2021 को अधिनियमित शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021 में संशोधन करता है। किस में संशोधन करता है? ये शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है, जो 21 में पास किया गया है। और ये आपका
किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो भारतीय दिवाला एवं शोध अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष MS साहू की अध्यक्षता वाली इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की सिफारिश पर। यह पॉइंट याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की सिफारिश पर जिसकी अध्यक्षता MS साहू ने किया था, उन्हीं की सिफारिश पर इसके जो है इसमें संशोधन किया गया है। और इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी संहिता 2016 की मूल संरचना के अंदर किसकी सिफारिश की थी? तो प्री पैकेज ढांचे की सिफारिश की गई है। किसकी? प्री पैकेज ढांचे की सिफारिश इसके तहत की गई है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस शुरू करने हेतु न्यूनतम क्या होना चाहिए? तो 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट आवेदन आवश्यक है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा कितना कर सकती है? तो न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा कर सकती है केंद्र सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक। कितना? 1 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है डिफॉल्ट की सीमा। 7 अगस्त 2021 को अधिनियमित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 जो आपका है, ये किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है? तो ये 2018-19 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन किया गया है। जितने भी संशोधन किए गए हैं उनमें से जिन कमेटियों के नाम आपको इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। सारी कमेटियाँ नहीं ध्यान देनी है, लेकिन जिन कमेटियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और अधिनियम 2021 के तहत दत्तक ग्रहण के, यानी दत्तक मतलब एक प्रकार से गोद लेना किसी पुत्र को, का आदेश कौन जारी करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साथ इसमें ये आपका आदेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अधिनियम 2021 गंभीर अपराधों को परिभाषित करता है। किसमें? 7 वर्ष से अधिक की कैद की अधिकतम सीमा की सजा, या फिर न्यूनतम सजा या तो निर्धारित नहीं है या फिर 7 वर्ष से कम हो। गंभीर अपराधों की सीमा क्या रखी गई है? तो 7 वर्ष से अधिक की कैद की अधिकतम सीमा हो, या फिर न्यूनतम सजा, या फिर निर्धारित नहीं है, इसमें कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है, या फिर उसकी समय सीमा जो कैद की है वो 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, जो गंभीर अपराधों की सीमा में श्रेणी में आता है। और अधिनियम 2021 भारत सरकार के किन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों पर हस्ताक्षर की प्रतिबद्धता को पूर्ण करते हैं? तो ये 1985 के बीजिंग नियम और 1993 के हेग अभिसमय को इसमें प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया गया है। इस महत्वपूर्ण आपके दोनों अधिवेशनों से संबंधित। और 31 जुलाई 2021 को अधिनियमित नौचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम 2021 जो है प्रतिस्थापित करता है। किसको? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को यह है जो है प्रतिस्थापित करता है। अधिनियम 2021 पर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जिन राष्ट्रीय अभिसमय एवं संघ सदस्यों को पूरा करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनमें समुद्री जीवों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। 1974 और नौवहन के लिए समुद्री सहायता और प्रकाश स्तंभ अभिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय संघ 1957 इसमें शामिल है। और इसमें ये आपका अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा? तो क्षेत्रीय जल क्षेत्र में, महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र में, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, ये आपका या पूरे भारत के एक प्रकार से क्षेत्रों में लागू होगा। ये आपका नया जो अधिनियम पास किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अधिनियम 2021 के तहत किसे विरासत प्रकाश स्तंभ लागू करने का अधिकार है? विरासत प्रकाश स्तंभ लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये अधिकार है केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार के पास में। और 30 जुलाई 2021 को अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, ये आपका जो अधिनियम है 2021 के माध्यम से किन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करता है? ये आपका राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन जो आपका अधिनियम पास हुआ है, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देता है, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान कुंडली हरियाणा है, और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजौर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अगला हमारा है गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम। कौन सा? गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है। अगर 2 डॉक्टर सलाह देते हैं तो 20 से 24 सप्ताह के गर्भ का समापन
किया जा सकता है। लेकिन 2 डॉक्टरों की सलाह का जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी आधार पर 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। और ये संशोधन किसमें किया गया है, तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में ये संशोधन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, यानी उत्तर प्रदेश में धर्म के परिवर्तन से संबंधित है। धर्म के परिवर्तन को जबरदस्ती रोकने के लिए ये संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 मार्च 2021 को लागू किया गया है। इसमें क्या है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, इसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले या कराने वाले को धर्म परिवर्तन की पूर्व सूचना किसे देनी होगी, तो जिला अधिकारी को देना होगा। कि यहाँ पर जिला अधिकारी को सूचना जो उपलब्ध कराने वाला सूचना धर्म संपरिवर्तन करने के लिए कितने दिनों पूर्व होनी चाहिए, तो 60 दिन या 30 दिन पूर्व होनी चाहिए। कम से कम 60 दिन या फिर 30 दिन पूर्व होनी चाहिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन अगर किया जाता है, अगर उसमें कोई अवहेलना किया जाता है इस प्रक्रिया में, तो यहाँ पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। 6 महीने से 3 वर्ष तक का कारावास है और साथ में 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान दीजिए, जिलाधिकारी को सूचना जो धर्म संपरिवर्तन करने या फिर कराने वाले के द्वारा, करने वाले के लिए 60 दिन है और कराने वाले के लिए 30 दिन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उसे 60 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और जो करवाने आया है, जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, उसे 30 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का कितना प्रावधान है, तो उसके लिए 1 से 5 वर्ष तक का कारावास है और न्यूनतम 25,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम किसे प्रतिबंधित करता है, तो एक प्रकार से ये कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। जैसे आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, यानी बल के माध्यम से, गलत बयानी के माध्यम से, अनुचित प्रभाव के कारण, धन का प्रलोभन दे करके, धोखाधड़ी से या विवाह करके आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस आपके अधिनियम में ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अधीन केवल विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अंतर धार्मिक विवाह करने पर वो विवाह माना जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई भी प्रोसेस अपना करके धर्म परिवर्तन किया गया है, विवाह किया गया है, तो वो विवाह क्या किया जाएगा, शून्य माना जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है किसके द्वारा, तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसके द्वारा, माता पिता के द्वारा, उसके भाई बहन के द्वारा, रक्त संबंधियों के द्वारा, या फिर विवाह संबंधी या उसके दत्तक यानी गोद लिए हुए संबंधियों के माध्यम से भी इसका जो है सूचना दी जा सकती है, रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए 3 से 10 वर्ष तक का दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माना 50,000 या उससे भी अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत आवयस्क स्त्री, SC ST व्यक्ति का अगर धर्म परिवर्तित कराने का प्रावधान किया गया तो उसके लिए दंड का प्रावधान 3 से 10 वर्ष तक कारावास है और 25,000 रुपये तक के या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो हैं वो किस प्रकार के हैं, तो एक प्रकार से ये संज्ञेय अपराध हैं और साथ में अजमानती यानी इसके माध्यम से जमानत भी आपको नहीं मिलने वाली है। इस आपके अधिनियम के प्रावधानों में पुनः उल्लंघन अगर आप करते हैं, एक बार उल्लंघन करने के बाद अगर दोबारा अगर उसी
आपके नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो दंड है वो दोगुना किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोगुने दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। अगर हम अन्य विधिक मामलों की बात करें, ये तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में संशोधन किया गया है, जो नए अधिनियम पास किए गए थे। लेकिन अन्य अगर हम यहाँ पर बात करें जो विधिक मामले हैं तो उनमें सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले किस नियम में संशोधन किया गया है? तो निधि नियम 2014 में संशोधन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और ये संशोधन नियम किन कंपनियों पर लागू होंगे? तो वे कंपनियां जो निधि अधिनियम 2022 के बाद जो है निगमित हुई हैं। अगला हमारा है 18 अप्रैल 2022 को अधिनियमित दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक। आपको पता है दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक ये वही है जिसमें दिल्ली के जो 3 अलग अलग नगर निगम थी उन तीनों को एकीकृत करके उनका नाम कर दिया गया है दिल्ली नगर निगम, ठीक है। यह संशोधन करता है किसमें? तो 1957 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। और इसी के तहत जो उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम था उन तीनों को एकीकृत करके कर दिया गया है दिल्ली नगर निगम, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और अगला हमारा है सितंबर 2020 में पारित तीनों कृषि कानून। ये काफ़ी चर्चित विषय है कृषि कानून, काफ़ी समय से इससे किसान आंदोलनरत थे और कृषि कानूनों को निरस्त करने का जो कार्य किया गया है ये किस संशोधन के तहत किया गया है? तो कृषि विधि निरसन अधिनियम 2021 के तहत। कृषि विधि निरसन विधि जो आपका अधिनियम है 2021 के तहत ये कृषि जो तीनों आपके कृषि कानून हैं वो कौन कौन से थे? तो इसमें पहला है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। दूसरा है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। और तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 में ये संशोधन किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। इसके साथ ही आयोग ने किस नाम से एक मसौदा भी सरकार को सौंपा है? उसका नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक या द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 के रूप में रिपोर्ट भी सौंपी है। और यह मसौदा किस पर आधारित है? तो एक बच्चा नीति पर आधारित है। एक बच्चा नीति को प्रोत्साहन दिया गया है, लेकिन 2 बच्चा नीति की ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा। इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है एक बच्चा नीति को। नेक्स्ट हमारा है 5 जुलाई 2021 को गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के उपरांत किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो कौन सा अधिनियम है? होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को निरस्त कर दिया गया है। और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत एकल प्रयोज्य प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करना है। तो ये आपका 1 जुलाई 2022 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस आपके संशोधन विधेयक के माध्यम से। और इसके तहत 50 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो 120 माइक्रोन तक के प्लास्टिक बैगों की मोटाई कर दी गई है, जिसको 1 जुलाई 2022 तक को समाप्त करना है। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के द्वारा जनवरी 1981 में किया गया था। और अगला हमारा है 7 अगस्त 2021 को अधिनियमित नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। ये किस में संशोधन करता है? तो ये इसी में आपके जो अभी हमने डिस्कस किया नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में, क्योंकि इसी के तहत ही नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत नारियल विकास बोर्ड में किन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं? तो किन राज्यों के जहां पर नारियल का उत्पादन किया जाता है, यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा ये चारों राज्य।
और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है आपका 97वां। इसी 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 43 में संशोधन किया गया था। हमारे संविधान के आर्टिकल 43 में संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। और देश का पहला उच्च न्यायालय जिसने अपनी स्वयं की कार्यवाही के लिए लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब नियम जारी किया है। लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब नियम जारी किया गया किसके द्वारा? तो गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे इस विधिक परिदृश्य से संबंधित। विधिक परिदृश्य से संबंधित ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और आपके इस बुक में, जो आपकी किताब का नाम है पॉइंटर, इस आपके वार्षिकी संकलन में सारी चीज़ों को वहाँ पर लिखा गया है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से अपने सेशन में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आएगा। और एक बार सेशन में कमेंट करके आंसर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। और आप जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।